ये इन दिनों की बात है जब मैं छुट्टियों में अपने मामू को मिलने रहीम यार खान इनके गांव गया हुआ था। हमारे मामू के मकान से 2 घर छोड़कर इसी गली में खालिद साहब का मकान था। खालिद साहब का खानदान कुल 5 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें खालिद साहब के वालिद बशीर साहब की वालदा, 2 छोटे भाई आबिद और साजिद साहब। मैं जब भी अपने रिश्तेदार लड़कों के साथ इनकी ज़मीनों पर जाता तो वो मुझे खालिद साहब की ज़मीनों पर जाने से मना करते। ना कि ज़मीनों पर जाने से मना करते, बल्कि मामू ने मुझे इनके घर भी जाने से सख्ती से मना किया था। इस वक्त तो मैं बहुत तजस्सुस में पड़ गया। जब मामू ने मुझे इनके घर जाने से मना किया, मैंने दिल में इरादा किया कि चाहे कुछ भी हो, अब तो मैं खालिद साहब से ज़रूर मिलूँगा। एक दिन मुझे मौका मिल गया। जब मामू जान शहर से खाद वगैरह लेने गए तो मैं नज़रें बचाता हुआ खालिद साहब के मकान पर गया। दस्तक दी। कोई 11 बजे का टाइम था। दरवाज़ा खुला तो सामने साजिद साहब थे। मैंने इन्हें सलाम किया। वो मुझे घर ले गए और मेरी बहुत खिदमत की। साजिद ने मुझे कहा, नदीम भाई, आपको यहाँ आने से ज़रूर मना किया होगा। तो मैंने कहा, हाँ भाई। साजिद, पता नहीं क्या बात है कि मैं जब भी अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ तो मुझे सिर्फ आपके घर आने से मना करते हैं। क्या आप बताएंगे कि इसकी क्या वजह है? मैंने साजिद से पूछा। अरे नदीम भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? आप आराम से बैठें, दोपहर का खाना तैयार हो रहा है। जब तक खालिद भाई भी आ जाएंगे फिर इन्हीं से पूछ लेना। थोड़ी देर बाद खालिद साहब भी आ गए। मैंने इन्हें उठकर सलाम किया। अरे बैठो बेटा, क्यों तकलीफ़ करते हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बड़ों के साथ अदब से पेश आऊँ। मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बड़ी शफ़क़त के साथ कहा। अरे साजिद, नदीम को खाने में कुछ दिया है? मेहमान को ये भूखा ही रखोगे या? भैया, खाना तैयार हो गया है, मैं अभी लेकर आता हूँ, साजिद ने कहा। थोड़ी देर बाद साजिद खाना लेकर आ गया। लो बेटा, तुम खाना शुरू करो, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। अंकल, आप हाथ धोकर आ जाएं, हम इकट्ठे ही खाना खाएंगे। अच्छा बेटा, खालिद साहब ने कहा। फिर हमने खाना शुरू किया तो मैंने पूछा, अंकल, ये मुझे मामू और मेरे रिश्तेदार लड़के जो हैं आपसे मिलने से, आपके घर आने से क्यों मना करते हैं? इसकी क्या वजह है? बेटा नदीम, ये बड़ी लंबी कहानी है, सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे। अंकल, आप ज़रूर कर। मैं सबके मना करने के बावजूद यहाँ आ गया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आखिर वो क्या वजह है कि मुझे आपके घर आने से मना किया गया है। अच्छा बेटा नदीम, ज़िद करते हो तो सुनो। ये इन दिनों की बात है जब मैंने मैट्रिक का इम्तहान देकर फारिग हुआ था और अब्बा के साथ ज़मीनों पर ही काम करता था। इस दिन भी हमारी ज़मीन पर पानी की बारी थी और मैं सुबह सुबह, सूरज भी नहीं निकला था, ज़मीन पर चला गया। क्या देखता हूँ कि एक लड़की हमारी ज़मीन पर सब्ज़ी तोड़ रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं इसकी तरफ देखता ही रह गया। मैंने इससे पूछा कि किसके यहाँ से आई हो? आज से पहले मैंने इस गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो कहने लगी, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ और हम लोग इस गांव में भी नए नए आए हैं। हमारे घर पकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ आई और सब्ज़ी तोड़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, तोड़ दो सब्ज़ी, मैंने कहा। इसी तरह रोज़ाना वो जहाँ से भी मैं गुज़र रहा होता, कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाती। इस दिन भी मैंने ज़मीन पर काम ख़त्म करके घर आ रहा था तो वो मुझे रास्ते में मिल गई और मेरे साथ घर आ गई। अम्मा ने पूछा, ये लड़की कौन है? तो मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। आप इनके घर रिश्ता लेकर जाएं। फिर मेरे वालिदैन इनके यहाँ रिश्ता लेकर गए। हमारी शादी हो गई। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। सारा दिन मैं ज़मीनों पर काम करता और शाम को जब घर आता तो सारी थकन दूर हो जाती। मेरे अब 4 बच्चे थे। एक दिन मैं घर आया, दोपहर का टाइम था। मैंने खाना खाने के लिए कहा। जब मैं अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से आग नजर आई। मैंने कहा, सालन तो बाहर गर्म होता है, फिर ये अंदर आग कैसे जल रही है? जब मैंने खिड़की के पास पहुंचा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई, क्योंकि मेरी बीवी के दोनों हाथों में हंडियां थी और इसके पाँव के ऊपर रखी हुई थी और इसके पाँव से आग निकल रही थी और हंडिया गर्म हो रही थी। मैं वहीं चीख पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आई तो सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द खड़े थे और मैं चारपाई पर पड़ा हुआ था। मेरी बीवी भी मेरे करीब ही खड़ी हुई थी। मैंने नफ़रत से अपनी बीवी की तरफ देखा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और मैंने अपने कमरे में जाना छोड़ दिया। इससे बात करना तक छोड़ दी। एक दिन वो मेरे पास आई और मैं खौफ की वजह से दूर हट गया, क्योंकि मैं जान चुका था वो एक चुड़ैल है। वो मुझे कहने लगी कि ख़ानदान खालिद
खाकी और नारी का एक साथ ब्याह हो सकता है। आप मुझसे खौफजदा मत हो। मैं वादा करती हूँ कि कभी आपको या आपके ख़ानदान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगी। इस दिन घर में भी कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा था। मैंने इससे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो और छोड़कर यहाँ से चली जाओ। तो मुझे कहने लगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसी वजह से मैंने अपने कबीले वालों से दुश्मनी मोल ली थी। क्या पता कि मैंने कौन कौन सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अगर मैंने किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक मैं बहुत कुछ कर चुकी होती। मैंने फिर इससे कहा कि तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। फिर मुझसे कहने लगी कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे। फिर मैंने देखा कि मेरे चारों बच्चे ज़मीन से ऊपर उठते गए और काफ़ी ऊपर जाकर वापस इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिर गए कि इन सब के आज़ा अलहदा-अलहदा हो गए और फिर थोड़ी देर बाद ही वो धुएं में तल्लील होकर गायब हो गए और मेरी बीवी भी मेरे सामने धुएं में तल्लील होकर गायब हो गई। फिर 7 दिन मुसलसल मेरे कमरे से यही आवाज़ें आती रही कि तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे। खाकी और नारी का मेल हो सकता था। फिर मेरी एक और जगह शादी हुई और शादी के 1 माह बाद ही मेरी बीवी शबाना मर गई। आज मैं पछता रहा हूँ कि काश मैं इसकी बात। फिर ये कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और हमारे घर चुड़ैलें रहती हैं। इस वजह से कोई भी हमारे घर नहीं आता। मैंने बहुत आमलों से भी रब्ता किया। अब जाकर कहीं थोड़ा बहुत सुकून हुआ है, क्योंकि हमारी वजह से बहुत से घरों के जानवर मर गए। अभी 2 साल पहले ही तुम्हारे मामू की भैंस अच्छी थी, जो खाना यानी चारा खाती थी, वो गिरकर मर गई। ये कहानी है बेटा। नदीम इस घर की कहानी सुनकर बहुत हैरान हुआ। इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। खुदा के रहम से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि खालिद साहब और इनके घर वाले अब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम लोगों का कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।